हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब किस तरह से हम क्लासिफिकेशन जो वो ऑर्गेनिज्म की कर सकते हैं, किस बेसिस के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए देखो क्या होना चाहिए, उनमें स्पीसीज के अंदर कुछ एक कैरेक्टर जो वो कॉमन होने चाहिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो होनी चाहिए, और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही हम क्लासिफिकेशन जो वो कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, है ना। जैसे अगर हम थोड़ा सा इस टॉपिक को एग्जांपल के साथ करने की कोशिश करें, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से भी की है फोटोसिंथेसिस कि कुछ ऐसे जीव या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जितने भी यहाँ पे स्पीसीज हैं उनको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें वन पार्ट में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड में इसमें जो क्लासिफिकेशन हो जाएगी वो आ जाएगी नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस जो वो नहीं कर सकते, अपना भोजन जो वो उसमें नहीं बना सकते। तो ये भी एक बेस जो वो बन सकता है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल करें, जैसे कि यूकैरियोटिक्स के आधार पर, यूकैरियोटिक्स एंड सेकंड वन इज दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स के आधार पर भी हम डिवाइड जो वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके यूकैरियोटिक सेल्स में आ सकते हैं, बहुत सारे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ सकते हैं। कि हम उसको एक सेल को स्टडी करेंगे और सेल में हम ये स्टडी करेंगे कि जो यूकैरियोटिक में सेल है उसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा और साथ में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलती है। तो एक ये भी एक बेस हो सकता है कि हम ऑर्गेनिज्म को सेल्स के बेसिस के ऊपर जो वो क्या करें, क्लासिफाई करें। और प्रोकैरियोटिक्स में आपको पता है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो वो नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होगा और ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का जो है वो आधार जो वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें हो सकता है कि हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखें जिनका स्केलेटन के आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन जो वो कर सकते हैं। कैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका स्केलेटन क्या होता है, आउटसाइड्स, बाहर की तरफ होगा, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका जो स्केलेटन होगा वो बॉडी के अंदर होगा। जैसे हमारा जो स्केलेटन है वो इनसाइड होता है ना, और बाहर को हमारे मसल्स होते हैं। लेकिन जैसे आप स्नेल का एग्जांपल देखें, एप्पल स्नेल का एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि स्केलेटन जो होता है इनका बाहर की तरफ जो वो होता है। तो कुछ ये भी एक बेस जो वो बन सकता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और अगर हम और एग्जांपल करें, जैसे ह्यूमन के केस में अगर हम देखते हैं कि जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं दे हैव मोर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, है ना। उनमें बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जो वो कॉमन होते हैं, तभी वो, क्योंकि उनके अंदर जो वो कॉमन करेक्टर किससे आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं। और पेरेंट्स क्या होते हैं, वो सेम पेरेंट्स ही होते हैं, पेरेंट्स उनके सेम ही होंगे। उनके अंदर जो करेक्टर आएंगे ब्रदर और सिस्टर के अंदर पेरेंट्स से आएंगे, तो इन दोनों के अंदर जो होंगे वो ज़्यादा कॉमन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन टू जो उनका कजन होगा, ठीक है। अगर हम कजन की बात करें तो उसमें जो करेक्टर होंगे वो भी बहुत हद तक क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। बहुत हद तक हम बोल सकते हैं सेम होंगे, बट इतने वो क्लोज या इतने वो कॉमन नहीं होंगे जितने कि एक ब्रदर एंड सिस्टर के करेक्टर्स जो होंगे, इतने जो है वो कजन के नहीं होंगे। क्योंकि क्या होगा, ब्रदर एंड सिस्टर और कजन अगर हम इनको बात करें तो कजन के जो पेरेंट्स होंगे वो तो अलग होंगे, है ना। इनके पेरेंट्स
और इनके पेरेंट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो इनमें ज्यादा कॉमन जो वो करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एज कंपेरिजन टू इनमें। इनमें भी हो सकते हैं कॉमन, क्योंकि अगर हम बात करें ये पेरेंट्स और ये पेरेंट्स, इन दोनों पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉमन होंगे, है ना। जो ग्रांड फादर या ग्रांड मदर जो वो होंगे किनके, इनके होंगे, ये ग्रांड फादर और ग्रांड मदर, और इनके वो पेरेंट्स होंगे। तो इस तरह से मैं इस एग्जांपल को बताने का एक यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि अगर हम आज की जनरेशन में देखें, नाउअडेज आज की जनरेशन में अगर हम देखते हैं, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो बहुत एक लार्ज जनरेशन जो वो बन चुकी है। लार्ज जनरेशन कैसे, जैसे हम हैं, हमारे ब्रदर हैं, सिस्टर, हमारे कजन्स हैं, है ना, और हमारे जैसे ताया हैं, चाचा हैं, है ना, इस तरह से एक लार्ज पॉपुलेशन जो वो बन चुकी है। लेकिन अगर हम कॉमन बात करें तो कभी ना कभी 5, 6, 7, 8, 10, 15 जनरेशन में अगर हम पीछे जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो अनसेस्टर थे वो क्या थे, कॉमन अनसेस्टर थे। हमारे जो अनसेस्टर हैं वो क्या है, कॉमन ही अनसेस्टर है हमारे, यानी कि कभी किसी न किसी टाइम पे, जैसे हम कुल की बात करते हैं ना, एक कुल, जैसे हम अपने ही कुल की बात करें, हम देखते हैं कि हमारे कुल के जो लोग होते हैं वो एक पूरा गांव बन जाता है उनका। तो अगर हम 8, 10, 15, 20 जनरेशन पीछे जाने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो सबके एक ही थे, और उनसे ही आगे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ना कि आगे 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 आगे, अब इस तरह से आप देखें ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, इनके पीछे जाएं, आप पीछे जाएं, जनरेशन से जनरेशन जाए, तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे कॉमन अनसेस्टर ही होते हैं, और आगे जाकर वो फिर क्या बना देते हैं, आगे नई जनरेशन जो वो बना देते हैं। तो आज की जो जनरेशन है, हमारी जितनी भी जनरेशन है, उनके जो अनसेस्टर हैं वो कॉमन ही अनसेस्टर जो वो होते हैं, ठीक है। तो ये था इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो होप है कि आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हो गई, ये टॉपिक जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।